बच्चों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया सफ़र, एक नई बिगिनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT बेस्ड, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हैं आपको दोनों लैंग्वेज में ये कराया जाएगा। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम, ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, इसे पढ़ाने से पहले हम आपको नंबर सिस्टम का एक जर्नल आइडिया देंगे, या आपको क्या है जर्नली समझाएंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है भाई, ये चैप्टर पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, समझ गए आप सब। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम, नंबर सिस्टम का ओरल सा इंट्रोडक्शन करेंगे सभी बच्चों को, 0 से ऊपर तक जाएंगे, 10th क्लास तक बढ़िया से पढ़ाएंगे सबको समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो आ जाइए भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम, नंबर, सबसे पहले आप नंबर्स को क्या समझते हैं, क्या समझते हैं आप नंबर्स को। आपसे बताया गया होगा जब आप छोटे रहे होंगे, जब आप प्ले क्लास या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ते होंगे, तो आपकी टीचर्स आपसे बोलती थी कि बेटा 1 to 100 तक जो है आप नंबर्स लिख कर लाइए। ठीक है, तो वो होते थे आपके रियल नंबर। तो इसी तरीके से नंबर्स का क्या होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है, वो समझाते हैं हम आपको। ठीक है, ठीक है भाई। नंबर्स, सबसे पहले तो आप क्या समझ लें, संख्या पद्धति बोलते हैं भाई इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं भाई इसे हिंदी में, संख्या पद्धति। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, संख्या पद्धति बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे नेचुरल नंबर। क्या बताएंगे भाई, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। क्या बताएंगे भाई, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है भाई, इसमें हम आपको बताएंगे नेचुरल नंबर्स। तो क्या होते हैं भाई नेचुरल नंबर्स, सबसे पहली चीज नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, या प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। वो संख्याएं जो आपकी टीचर्स आपको लिखवा दी थी ना, 1 से 100 तक की गिनती लिख करके लाना है। ठीक है भाई, ये सब क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इन्फानाइट, अप टू कहां तक, प्लस इन्फानाइट तक। ठीक है भाई, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होंगे। इसके अलावा आपसे क्या कहा जाता था, इवन नंबर बताइए। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं भाई, इवन नंबर क्या होती है, इवन नंबर या इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाई सम संख्याएं। इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई, सम संख्याएं होती है। कौन सी होती हैं सम संख्याएं, डेफिनेशन पता है किसी को, डेफिनेशन पता है। सम संख्याएं वो सभी संख्याएं, दुनिया की वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी जिन्हें आप किन से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। दुनिया के वो सभी नंबर इवन नंबर कहलाएंगे जिन्हें आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। या दुनिया के वो सभी नंबर सम संख्याएं कहलाएंगी जिन्हें आप 2 से विभाजित कर सकते हो। ठीक है भाई, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वो सभी नंबर जो 2 से विभाजित हो सकते हो उन्हें आप क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है भाई, तो सम संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी आपकी 2 4 6 8 10 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अप टू एंड सो ऑन, समझ में आया। 2 4 6 8 ये सब के सब क्या है, 2 से डिवाइडेड हैं। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो इजीली हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे ये भी हो जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे ये भी हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे ये भी हो जाएगा। और ये सब कैसे डिवाइड हो रहे हैं, फुल्ली डिवाइडेड हैं। ये सब नंबर कैसे हैं, फुल्ली डिवाइडेड है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके
इवन नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ओड नंबर। नेक्स्ट होता है आपका ओड नंबर्स या विषम संख्याएं। क्या बन जाएंगी भाई आपकी विषम संख्याएं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी जिन्हें आप 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते। कौन सी भाई, वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी जिनको आप 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे 4 है, 4 को आप 2 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, आपका आंसर 2 आ जाता है। बट अगर आप 5 को 2 से डिवाइड लगाने जाओगे तो डिवाइड तो ये हो जाएगा, 2.5 आंसर आएगा। लेकिन ये कैसा आंसर है, डेसिमल यानी फ्रैक्शन में है। ये आंसर कैसा है, डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है ये आंसर। तो आप क्या कहेंगे, ये पूरी तरीके से डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, एक पर्टिकुलर या एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाएंगी जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकते, या जिनको पूर्णतः डिवाइड करने पर कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता। ठीक है, समझ में आया। वो सारे नंबर जिनको आप 2 से डिवाइड लगाते हैं या 2 से भाग करते हैं तो वो क्या नहीं निकल के आएंगे, आपके रियल नंबर नहीं निकल कर आएंगे, रियल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। जैसे ये 2 आया था, ठीक है, ये क्या आया 2.5, ये क्या आया पॉइंट्स में आया, तो ऐसे पॉइंट में नहीं आना चाहिए। समझ रहे आप बात। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या हो जाएंगे भाई आपके, ओड नंबर हो गया आपका सबसे पहला ओड नंबर 2, फिर उसके बाद 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7 डैश 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 एंड सो ऑन। समझ आया भाई। ये क्या बन जाएंगे आपके, ऑड नंबर बन जाएंगे। ठीक है भाई, जिसको ये बेसिक जानकारी पता है, अगर वो चाहे तो वीडियो को जो है थोड़ा स्किप कर सकता है। आगे जो है आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 आपको हम कराएंगे। ठीक है, आगे क्या करा रखा है आपको, एक्सरसाइज 1.1 करा के रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, जिसको ये जनरल इंट्रोडक्शन पता है वो इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकता है, और जिसको नहीं पता है वो ये जानकारी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, ये आपका नेचुरल नंबर था, ये आपका इवन नंबर था, ये आपका ओड नंबर है। समझ में आया, नेचुरल आ गया, इवन आ गया, ओड आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्या था भाई अपना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगे भाई, जिनके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल 2 गुणनखंड जिन संख्याओं के होंगे उन्हीं संख्याओं को आप क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली। ठीक है, हैविंग 2 फैक्टर्स ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। वो बताइए 1 प्राइम नंबर होगा क्या, 1 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। 2 पहला प्राइम नंबर होता है, पहला और फर्स्ट प्राइम नंबर है ये, और ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। समझ रहे हो, ओनली ऐसा प्राइम नंबर है, 2 केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कैसा है, इवन संख्या है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सब के सब कैसे होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। समझ रहे हैं आप सब, वो सब के सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आएगा इसमें। ठीक है भाई, 11, 13, 15 नहीं आएगा, 17 आएगा। ठीक है, डैश डैश डैश, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। डेफिनेशन क्या बताई थी, जिसके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, वही संख्या क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। चेक कर ले भाई। ठीक है, चेक कर ले, देखो 2 है, 2 के कितने फैक्टर होंगे, 2 को आप या तो 2 से डिवाइड कर सकते हो या 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो इसके कितने फैक्टर हैं, ओनली 2 फैक्टर। अब इसके बाद 3 को चेक करो, तो 3 को या तो केवल 3 से डिवाइड किया जा सकता है या 1 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके भी कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। इसी तरह अगर आप 4 को चेक करेंगे
तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 4 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो और 1 से भी कर सकते हो। तो इसके कितने हो गए? 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए। जबकि आपको क्या बताया डेफिनेशन में? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है, जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वही संख्या क्या कहलाएगी? आपकी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आया भाई? अब 5 को चेक कर लें। 5 को या तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हो या 1 से डिवाइड कर सकते हो। कई सारे लोग प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये भी बताते हैं कि वो सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जिन्हें आप क्या कर सकते हो? 1 से डिवाइड कर सकते हो या खुद से डिवाइड कर सकते हो। वो जो नंबर खुद है या तो वो नंबर उसी से डिवाइड होगा। जैसे ये 2 है, 2 को या तो आप 2 से ही डिवाइड करेंगे जो 2 खुद है, या 1 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है, या ऐसा नहीं है। अरे देखो, अगर मैं आपकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइम नंबर क्या है? बहुत सारे लोग बताते हैं डेफिनेशन कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर होंगे जो क्या होंगे? या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। तो दुनिया के सारे नंबर ऐसे ही हैं, 1 को छोड़ के, जो क्या है? खुद से भी डिवाइडेड है और 1 से भी डिवाइडेड है। देखो भाई, 6 क्या 6 से डिवाइड नहीं होने का? इजीली हो जाएगा। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 1 आ गया। इसी तरह 6 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो जब 6 को आप 1 से लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी 6 और 1 से दोनों से डिवाइडेड है। तो ये क्या है? 1 एंड सेल्फ दोनों से डिवाइडेड है। तो ये क्या है? ये गलत पैटर्न है। क्या 6 प्राइम नंबर है? इसमें तो 6 नहीं आया, 6 प्राइम नंबर नहीं है ना। इसी तरह आप क्या चेक करोगे? 4 को भी चेक कर सकते। रीजन इज दैट 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका क्या हो जाएगा? इसे आप किससे कर सकते हो? 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसे आप 3 से भी कर सकते हो, इसे 6 से भी कर सकते हो 1। तो ये क्या हो गया? 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए। इसीलिए 6 क्या नहीं है? आपका जो 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया सबको प्राइम नंबर? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन या अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बनेगी? दुनिया के वे सभी नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। समझ में आया भाई? ठीक है, पॉज करके जिसे नोट करना है पॉज करके नोट कर सकता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आपके जो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इन्हें हिंदी में बोलते हैं भाई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो दुनिया के वे सारे नंबर परिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें आप किस तरीके से लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो? जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, दुनिया के वो सारे नंबर परिमेय संख्याएं हो जाएंगी जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, दूसरी कंडीशन, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी नंबर को आप रैशनल नंबर या परिमेय संख्या बताना चाहते हैं तो कोई भी नंबर परिमेय संख्या तब होगा जब आप उसे किस फॉर्म में लिख सकते हो? P/Q के रूप में लिख सकते हो। एज वेल एज Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखें भाई एग्जांपल। तो 1/2 क्या आपका रैशनल नंबर होगा? जी बिल्कुल रैशनल नंबर होगा। रीजन, आप इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 2। तो Q की वैल्यू कितनी है? 2 है। समझ में आया? जो Q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है ना भाई, अरे 0 तो नहीं है ना, Q की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2 एक रैशनल नंबर होगा। समझ में आया? 1/2 क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा और कोई एग्जांपल चाहो और भी ले सकते हो। अनदर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो? 3/5 कर सकते हो। 3/5 भी क्या होगा? आपका रैशनल नंबर होगा। कंपेयर कर लो भाई इसे P/Q से। P/Q की फॉर्म में है, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 5, Q नॉट इक्वल्स टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q की वैल्यू कितनी है? 5 है। समझ में आया? तो दोनों कंडीशन फुलफिल है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P/Q के फॉर्म में लिख लिया। तो यानी कि आपका जो 3/5 था वो भी कैसा नंबर है? आपका रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। तो आप एक चीज बताएं, क्या 3/0 रैशनल नंबर होगा?
क्या 3/0 रैशनल नंबर होगा? तो आप चेक कर लेंगे। पहली कंडीशन क्या है, आपने इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जी, लिख लिया बिल्कुल। P की वैल्यू 3 और Q की वैल्यू 0, ये हो गया। लेकिन दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ही ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, Q की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये नंबर प्राइम नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है भाई। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें। अगर लिखा हुआ है 3/5, तो 3/5 क्या रैशनल नंबर होगा? अगेन फिर आप क्या करें, इसका कंपैरिजन करके देख लें। P/Q के फॉर्म में लिखा गया जी बिल्कुल, P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 5, तो Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। यानी कि ये जो आपका 0/5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0/5 को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, समझ में आया भाई? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लें आप, क्या लिख लें, 2/1 लिख लें। तो जब आप 2/1 लिखेंगे तो 2/1 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। रीजन देखें, आपने इसे P/Q के फॉर्म में लिख लिया आराम से। P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 1, Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसे जब आप सोल्व कर रहे होंगे 2/1 को, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर या इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर, आप इंटीजर कह सकते हो अगर यहीं के यहीं आप, अगर यहीं पे आपने क्या कर दिया, ये माइनस वाला ले लिया, -2/1 कर लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में है। P की वैल्यू -2, Q की वैल्यू 1, Q नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों कंडीशन फिल्ड है। पहला P/Q के फॉर्म में लिखा गया और दूसरा Q नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसको सॉल्व कर रहे होंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, -2/1 यानी -2। तो -2 भी कैसा नंबर है आपका, -2 भी आपका परिमेय संख्या है या रैशनल नंबर है। तो आप क्या कहेंगे, सभी इंटीजर क्या होते हैं, ये या इंपॉर्टेंट रखने की चीज है। ठीक है, नोट करने वाली बात है, आप नोट कर लें इस बात को कहीं पे। ठीक है भाई, कहीं पे आप क्या कर लें, इस चीज को नोट कर लें, नोट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहेंगे आप कि जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं, आप क्या कहो, जितने भी क्या होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक, ठीक है भाई, सभी पूर्णांक क्या होते हैं आपके, सभी पूर्णांक आपके रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, सभी पूर्णांक क्या होंगे आपके, रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होंगे। पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है भाई, तो सभी इंटीजर क्या होंगे आपके, रैशनल नंबर होंगे, या हिंदी में क्या कहेंगे, सभी पूर्णांक क्या होते हैं आपके, परिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं क्या नहीं हो सकती भाई, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है भाई, सभी परिमेय संख्याएं क्या नहीं हो सकती आपकी, पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक ही ये जो है वन डायमेंशनल रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है भाई, एक दिशा में जा रहे हैं, यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं वो तो सब क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, बट सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट था, इसे ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, पॉज करके लिख लें आप सब, हो गया, बहुत बढ़िया, समझ में आया भाई, परिमेय संख्या बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी भाई आपकी, या इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर होंगी। तो भाई इसकी डेफिनेशन जो होगी अपरिमेय संख्या की, वो क्या होगी, डेफिनेशन क्या कहलाएगी,
वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें आप P/Q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एक बार और सुन लें डेफिनेशन, वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी जिनको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया भाई सभी को? ठीक है, तो फिर कौन से होंगे भाई? इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, इर्रेशनल नंबर के अब आप क्या कर लें, इर्रेशनल नंबर देख लें। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? ठीक है भाई, ये इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं? आपके नॉन टर्मिनेटेड बट नॉन रिपीटेड। ठीक है, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड नंबर सबके सब क्या होंगे? आपके इर्रेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लें आप, इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? पाई क्या है आपका? एक इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी होती है भाई? इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होती है? इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7। जब आप इसे डिवाइड लगाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? 22 को डिवाइड लगाएंगे 7 से, तो 7 या 21। ठीक है भैया, 7 या 21, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अठी 56, 4 बचेगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 सती 49, फिर 1 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28। तो ये पैटर्न इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। ये पाई की वैल्यू आप क्या कर सकते हो? ऐसे निकाल। लेकिन ये पाई का असली मान नहीं है। ये कैसा मान है? अप्रोक्सीमेटेड, लगभग। ये कैसा है भाई? लगभग है। ये कैसा मान है भाई? इसका लगभग है। समझ में आया? वास्तव में इतना नहीं होता पाई का मान। ठीक है, ये कैसी वैल्यू है? ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा आपने अभी बताया ना, पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन किसी भी इर्रेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन 22/7 तो क्या है? P/Q की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो ये P की वैल्यू, ये Q की वैल्यू, और Q0 भी है। समझ रहे हैं आप बात? जबकि आपको डेफिनेशन में क्या बताया? वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये तो लिखा गया, तो ये क्या परिमेय संख्या है? नहीं होनी चाहिए ये तो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं। समझ में आ रहा आपको? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पाई की कितनी कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू या लगभग है ये। ठीक है, ये कैसा ले रखा है मान? लगभग मान लेके रखा हुआ है हमने इसका। ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है ये। इसके अलावा वो सारी संख्याएं, उन सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं नहीं है, उन सबका क्या कर देंगे आप? स्क्वायर रूट कर देंगे। तो वो सब नंबर भी क्या कहलाएंगे? आपके अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लें √2 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है भाई, √2 कैसा नंबर है आपका? इर्रेशनल। √3 भी आपका इर्रेशनल नंबर है। √4 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हो? √4 को कैसे लिख सकते हो? √4 को लिख सकते हो आप 2 और 2 से क्या हो जाएगा? ये 2 है भाई, 2 इसे कैसे लिख सकते हो आप? इम्प्लाइज दैट, इसे कैसे लिख सकते हैं आप? 2 तो ये, और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा के इसकी पावर हाफ कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये निकल के क्या आया? √4 की वैल्यू क्या निकल के आती है? 2 निकल के आती है, क्योंकि 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब आप कहाँ रख देंगे? जब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। यानी कि जब आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या कर देंगे? वर्गमूल कर लेंगे, तो बाहर निकल के क्या आएगा? एक रियल नंबर निकल कर बाहर आएगा, जो कि नहीं होगा क्या? जो कि अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये कैसी संख्या है? रियल संख्या है या परिमेय संख्या है? समझ में आया? बताया था अभी थोड़ी देर पहले। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या निकल के आया? ये परिमेय संख्या या रियल नंबर निकल के आएगा। तो 4 क्या नहीं होगा यहाँ पे आपका? इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर उसके अलावा 5 इर्रेशनल नंबर होगा। उसके अलावा 6 भी इर्रेशनल नंबर होगा। 7 भी आपका इर्रेशनल नंबर होगा।
8 भी आपका अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होगा। 9 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। फिर उसके बाद 10 क्या होगा, 10 भी आपका अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होगा। उसके अलावा 11 भी आपका इरेशनल नंबर होगा। समझ में आया भाई? इसी तरह आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके अलावा एक इरेशनल नंबर को आप और किस तरीके से बता सकते हैं, ये एक तो ये पैटर्न है। उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं इरेशनल नंबर को, डेसिमल फॉर्म में। अगर आपसे दशमलव के रूप में इस इरेशनल नंबर पूछा जाए तो वो इरेशनल नंबर होते हैं जो ना तो पूरी तरीके से विभाजित होते हैं और ना ही नंबर जो जैसे आपने डिवाइड लगाया, ना ही वो नंबर अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जबकि पाई में ये नंबर क्या करने लगेंगे, एक यहाँ देखो ये क्या है 3.142857। अभी क्या हुआ, 1 आया, फिर 4 आया, फिर इसके बाद 2 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये क्या करने लगेगा, रिपीट करने लगेगा। समझ में आया आपको? ये क्या करने लगेगा, यहाँ पे रिपीट करने लग जाएगा अपने आप को ही। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि ये इतने नंबर के बाद ये संख्या क्या होने लगी है, रिपीट होने लगी है, जो कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। किसकी कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ये कौन सी कैटेगरी होती है, नॉन टर्मिनेटेड बट रिपीटेड, ठीक है। ये खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन अपने आप को दोहरा रहा है। समझ रहे हो? कुछ नंबर के बाद ये क्या करेगा, खुद को दोहराने लगेगा। समझ में आया आप सबको? तो ये कैसा है, ये रैशनल नंबर है। अरे बताया ना, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, Q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है। तो ये रैशनल नंबर की तरह, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन हम पाई की ये कैसी वैल्यू मानते हैं, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू या लगभग वैल्यू मानते हैं इसको। इसीलिए जब आप इसे डिवाइड लगाएंगे तो क्या निकल के आने वाला है, यहाँ आपका ये क्या निकल के आएगा, जब आप इसे डिवाइड लगाएंगे तो ये रैशनल नंबर निकल के आएगा। समझ रहे हो? लेकिन जो प्योर वैल्यू होती है पाई की, वो कैसे होता है, वो होता है आपका इरेशनल। समझ गया? समझ में आया भाई सभी को? ठीक है, ये है। इसके अलावा आप अगर डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो इरेशनल नंबर को, किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में आप अगर इरेशनल नंबर लिख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटेड बट नॉन रिपीटेड। यानी कि वो सभी नंबर, दशमलव के रूप में लिखे गए वो सभी नंबर जो ना तो पूरी तरीके से खत्म होते हों और ना ही वे नंबर दोहराए जाते हों किसी एक पैटर्न के फॉर्म में, तो वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ले ले 3.143297542941 तो ऐसा कुछ नंबर क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है भाई, ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर है। कोई भी नंबर क्या नहीं कर रहा, एक सर्टेन पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। समझ में आ रहा भाई, एक सर्टेन पैटर्न में क्या हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। और इस तरीके के नंबर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। ठीक है, इस तरीके का जो नंबर होगा आप उसे P अपॉन Q के रूप में कभी नहीं लिख सकते, इस रूप में आप इसे कभी नहीं लिख पाएंगे। तो ये क्या था आपका इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं सभी को बढ़िया से समझ में आया होगा क्या होता है इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अभी हम आ जाते हैं आपके चैप्टर पे। यहां से आपका स्टार्ट होने वाला है भाई चैप्टर। ठीक है भाई, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं भाई 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें है क्या, सबसे पहली चीज़ ये देख लो, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो किस पे बेस्ड है, पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से बेस्ड है यूलाइट्स थ्योरम पर। ठीक है भाई, यूलाइट्स डिवीजन थ्योरम पे बेस्ड है यो, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। कई बार इसे क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसे कई बार, यूक्लिड्स
डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। तो लेमा के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप क्या समझें इसे, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम ही समझे अभी आप इसे, ठीक है भाई। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम? कुछ नहीं होता, जस्ट क्या करना है आपको, डिवीजन लगाना है। आपने पता ही होगा, डिवीजन लगाना आता होगा भाई सबको। सपोज दैट आपको 2 नंबर दे के रखे हुए हैं, ठीक है। एक नंबर तो आपके पास कितना है, 15 है, और इसे आपको किससे डिवाइड लगाना है, 6 से डिवाइड लगाना है, ठीक है। क्या है, जब आप 6 को किससे डिवाइड, 15 को किससे डिवाइड लगाओगे, 6 से डिवाइड लगा रहे होंगे, तो आप क्या कर रहे होंगे, इसे डिवाइड लगाएंगे, 6 2 जा 12 अपॉन 3। ये 3 क्या बच जाएगा यहाँ पे, आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है भाई। 6 से छोटा है इस नंबर सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है भाई। हिंदी वाले बच्चे इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं इसको भाज्य। ये क्या होता है भाई, भाज्य होता है, ठीक है। ये होता है भाजक, ये होता है भाई आपका भागफल, ये होता है आपका शेषफल, ठीक है भाई। भाज्य, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिवाइडेंड, इसे बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसे बोलते हैं क्वोशेंट, ठीक है भाई। इसे बोलते हैं रिमाइंडर। समझ में आया भाई? तो डिवाइडेंट, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर ये होता है, ठीक है भाई। हिंदी में से बोलते हैं भाज्य, भाजक, ठीक है, ये भागफल और ये शेषफल। समझ में आया? अगर आपसे कहा जाए 15 बराबर क्या है, 15 इज इक्वल्स टू क्या है भाई, यहां से देख लिया जाए। अगर 15 को आपने कैसे लिखा है, 15 को आपने लिखा है 6 × 2 + 3, ये तो लिखा है आपने 15। 15 बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 2 + 3, 6 दूनी 12 और +3 15, इधर भी 15 और इधर भी 15, इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो 15 को आपने ऐसे लिखा है। अभी ये क्या है, जो ये 15 है, ये आपका ये आपका क्या है, डिवाइडेंट है या भाज्य है, ये आपका डिवाइडेंट है या भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिवाइजर यानी भाजक गुना 2 क्या है यहाँ पे आपका, क्वोशेंट यानी भागफल, +3 क्या है यहाँ आपका, शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है भाई। पढ़ रखा होगा ना इतना तो भाई सभी ने, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया? डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है भाई आपका, ठीक है। तो ये क्यूलाइड्स, ये जो आपका क्यूलाइड्स डिवीजन थ्योरम है वो भी इसी पे बेस्ड है पूरी तरीके से, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। क्यूलाइड्स थ्योरम इसी के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। एक पैटर्न तो यह है क्यूलाइड्स थ्योरम को लगाने का, ठीक है भाई। अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। आपकी बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वन इज 867 एंड 255। यानी कि क्या कहा इसने आपसे कि यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए आप क्या निकालेंगे, में से पे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे आप सब, ठीक है भाई। क्या निकालना है आपको, महत्तम समापवर्तक की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो हम इसको आपको क्या कराएंगे, ये यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम को हम आप कितने पार्ट्स में लगाना सिखाएंगे, 2 पार्ट्स में लगाना सिखाएंगे, ठीक है भाई। ये आप क्या कह सकते हैं, इसके हमारे पास कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट मेथड,
ठीक है भाई, ये पहला मेथड है आपका। पहला मेथड क्या है भाई, आपने अभी इसमें क्या वर्ड आ रखा है, डिवीजन आ रखा है, तो आप क्या कर लें, या तो आप सक्सेसिव डिवीजन कर लें। क्या कर लें आप, सक्सेसिव डिवीजन का रूल लगा लें। आप क्या करें, आप जो बड़ा वाला नंबर होता है उसे कहाँ लिखा जाता है भाई, अंदर की तरफ लिखा जाता है। तो ये बड़ा वाला नंबर है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 2 2 5। ये छोटा नंबर होता है, ये क्या कहाँ लिखा जाता है आपका, बाहर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है भाई, इसे आप क्या बोलते हो, भाज्य। ये क्या होता है आपका, भाजक। क्या बताया था भाई, बताया था अभी आपको, भाज्य इज इक्वल्स टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, या डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई, ये होता है भाई आपका। ठीक है, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आ गया आपका, डिवाइडेंट आ गया, ये आपका डिवाइजर आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, और जो भी बचेगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। लेकिन आपको कैसे करना है इसको, सक्सेसिव मेथड से करना है। ठीक है, सक्सेसिव मतलब लगातार डिवीजन करना है आपको। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं, सीखो। ये क्या है, 135 है, ये क्या है 135 है, और ये 225 है। तो अगर आप इसे 1 टाइम चलाएंगे तो 1 टाइम लगाएंगे तो 135, 2 टाइम लगाएंगे तो 270, जबकि ये कितना है 225, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम लगाना पड़ेगा आपको। 1 टाइम लगाएंगे आप इसको 135, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे भाई, 5 - 5 0, ये है 2 और ये है 3, 1 कैरी इधर करेंगे, हासिल एक इधर लेंगे, ये हो जाएगा 12। 12 में से कितने जाएंगे भाई आपके 3, तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा कि 9 बचेगा भाई, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा भाई। ठीक है, अब ये 1 में से 1 जाके 0 बचेगा, तो ये कितना आ गया आपका भाई 90। समझ में आया। अभी क्या करें, ये निशान जो है डिवीजन का निशान यहाँ पे बना लें। अभी ये 90 आपका क्या हो गया, ये 90 आपका हो जाएगा भाजक, समझ रहे हो, जो शेष बचा था वही 90 आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और जो आपका पुराना वाला भाजक था उसे कहाँ लेकर आ जाएंगे, अंदर उठा कर ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, भाज्य बन जाएगा। अगेन इसे डिवाइड लगाएंगे आप, इसे अगेन डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना है 90। ठीक है भाई, और ये कितना है 135, तो 91 जा 90 और 92 जो 180, वो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 1 टाइम ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। अगेन डिवीजन का निशान लगाएंगे, तो ये जो रिमाइंडर 45 बचा था वही क्या हो गया आपका, जो रिमाइंडर 45 बचा था वही आपका डिवाइजर हो जाएगा। और ये जो आपका डिवाइजर था इसे कहाँ लेकर आ जाएंगे आप, डिवाइडेंट बना लेंगे इसको अपना। ठीक है भाई, 90 यहाँ पे आ जाएगा ये। अभी क्या करेंगे इसे, 45 1 जो 45 और 45 2 जो 90, तो 2 टाइम चलेगा ये भाई, ये कितना आ जाएगा 90, और ये यहाँ पे कैंसिल आ गया। ठीक है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं मिला, अभी रिमाइंडर कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो भी लास्ट में आपका क्या बचेगा, लास्ट में जो भी आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा। लास्ट वाला जैसे ही आप इसे सक्सेसिव डिवाइड करके लाए, और जब आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, यानी जब शेषफल क्या हो, कोई शेषफल ना बचे आपके पास, तो आपका जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो आपका भाजक होगा वही क्या होगा, आपका HCF होगा, यानी कि डिवाइजर ही आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर या आपका भाजक ही आपका क्या बन जाएगा भाई, HCF बन जाएगा। भाजक कितना है आपका 45, और यही क्या है आपका HCF या महत्तम समापवर्त है। ठीक है, मैसेप है, क्या हो जाएगा, यही आपका मैसेप है या महत्तम समापवर्त है। समझ में आया भाई सभी को। ठीक है भाई, ये 45 ये था आपका फर्स्ट मेथड, इसे क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेथड है, जो किसने दिया था आपको,
यूक्लिड्स ने दिया था, ठीक है, जो किसने दिया था आपको, यूक्लिड्स ने दिया था, वो आपका सेकंड मेथड है, ठीक है भाई। तो सेकंड मेथड देख लें आप, सेकंड मेथड देख लें भाई। सेकंड मेथड में क्या करना होता है आपको, यही क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड मेथड को किसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग करेंगे आप, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, यही है, इसी से आया हुआ है, यही है आपका सेकंड मेथड भी, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये सेकंड मेथड है। सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा आपका, जो आपका क्या बनेगा आपका डिवाइडेंट बनेगा। तो ये बना है भाई डिवाइडेंट, ये देखो ये रहा, यहाँ पे दिख रहा है डिवाइडेंट, ये नंबर बना था, तो डिवाइडेंट ये ले लेते हैं। डिवाइडेंट क्या है आपका, लिख लें आप, पहले आप फॉर्मूला लिख लें, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य कितना था भाई अपना, भाज्य अपने पास था 225, 225 इज इक्वल्स टू, भाज्य क्या था, सॉरी भाजक कितना था आपके पास 135, ठीक है, इनटू भागफल कितना आया, भागफल आया था 1 प्लस शेषफल कितना आया 90, ठीक है। अभी क्या है शेषफल, अभी शेषफल क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इसलिए इसे क्या करेंगे आप सेकंड स्टेप पे लेकर आएंगे, ठीक है, समझ में आया भाई। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसे सेकंड स्टेप पे लेकर आएंगे। अभी जो आपका भाजक है, अभी जो आपका भाजक है वो आपका क्या बन जाएगा, सेकंड स्टेप में भाज्य बन जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट था, ऐसे समझें, ये स्टेप फर्स्ट था। अभी क्या करना है आपको, स्टेप सेकंड करना है। स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, जो आपका भाज्य है उसे क्या बना लें, अपना भाजक बना लें, ठीक है, सॉरी जो आपका भाजक है उसे क्या बना लें आप, अपना भाज्य बना लेंगे। तो ये 135 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा। समझ में आई भाई बात। जो आपका पहले भाजक था उसे आप क्या बना लेंगे, भाज्य, और जो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल था उसे क्या बना लेंगे आप, भाजक बना लेंगे सेकंड स्टेप में। समझ में आया। अभी क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने टाइम चलेगा, कितने टाइम चलेगा ये 91 या 90, 1 टाइम ही चलेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, 135 में से 90 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा आपका 45। समझ में आया भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 45। फिर से लिखेंगे, चूंकि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, क्योंकि भाई रिमाइंडर अभी भी क्या नहीं है, 0 नहीं है, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक और स्टेप बढ़ाएंगे, थर्ड स्टेप पर जाएंगे, ठीक है भाई, स्टेप थर्ड करेंगे आप, स्टेप थर्ड करेंगे आप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे। क्या करेंगे आप, जो आपका भाज्य है उसे क्या बना लेंगे आप, भाजक बना लेंगे। तो आपका भाज्य कितना है 90 है, वही क्या हो जाएगा आपका भाजक, जो आपका भाजक है उसे क्या बना लेंगे आप, अपना भाज्य बना लेंगे, ठीक है भाई। आपका भाजक कितना है 90, तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये थर्ड स्टेप में आपका भाज्य बन जाएगा, और जो यहाँ पे आपका शेषफल है वही क्या बन जाएगा, आपका भाज्य बन जाएगा, ठीक है भाई। अभी ये क्या है 90 और इक्वल्स टू 45। 45 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो पूरा 90 आ जाएगा। 45 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, पूरा 90 आ जाएगा। तो 45 2 जा 90, रिमाइंडर कितना बचा आपका +0, ठीक है। भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये रहा, ठीक है भाई। तो अभी क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ क्या है, शेषफल 0 है, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो भी क्या बनेगा, आपका जो भी भाजक, जो भी आपका क्या होगा भाजक होगा, वही क्या होगा आपका HCF होगा। जो भी यहाँ पे आपका क्या बनेगा, भाजक बनेगा, वही क्या होगा आपका HCF होगा। समझ में आया भाई। तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी HCF हो जाएगा आपका 45, ये वाला, ठीक है भाई। HCF क्या आ जाएगा आपका 45। ये डिवीजन तब तक करना है जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ये डिवीजन तब तक चलेगा जब तक शेषफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। इसे ही क्या कहते हैं आप, इसे ही कहते हैं आप
क्यूलाइड्स डिवीजन लेमा, ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं आप, लेमा भी बोलते हैं। लेमा का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे। लेमा का मतलब जैसे हमने यहाँ थ्योरम इस्तेमाल करा, तो इसकी जगह अगर आप एल्गोरिदम इस्तेमाल करें, अगर आप क्या यूज करें इसकी जगह पे, एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है भाई। तो एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना, समझ में आया। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था। आप क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है भाई, करो कॉपी। हाँ तो भाई उसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, प्रैक्टिस के लिए है आपके, ठीक है भाई। अभी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या लिखा हुआ है, so that the every positive even integer is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is same integer, ठीक है, q is सम इंटीजर। समझ में आया भाई। तो हिंदी में क्या, हिंदी में इसे क्या क्वेश्चन क्या लिखा होगा भाई, हिंदी में क्या लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन, दिखाओ सभी धनात्मक संख्या, क्या बताना है, दिखाओ सभी धनात्मक सम पूर्णांकों को 2q के रूप में तथा सभी धनात्मक विषम संख्याओं को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो आपको क्या बताना है भाई कि जितने भी आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या है भाई, पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, जितने भी आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं उन्हें आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जितने भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उन्हें आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या समझ में आया। जितने भी आपके धनात्मक सम पूर्णांक हैं उन्हें आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, और जितने भी आपके धनात्मक विषम पूर्णांक हैं उन्हें आप 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या ये आपसे क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्यूलाइड्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों चीज़ों को बताना है, ठीक है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या होते हैं भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए, पहली चीज पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव इवन इंटीजर, या हिंदी में क्या कहेंगे आप इन्हें, धनात्मक सम पूर्णांक, क्या कहेंगे भाई, धनात्मक सम पूर्णांक। समझ में आया भाई। कौन से होंगे भाई धनात्मक सम पूर्णांक, देखो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए, और कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्या। पूर्णांक तो होती हैं संख्याएं, ठीक है भाई। तो कौन से हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है आपके पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो नहीं है भाई इनमें कोई भी। साथ ही साथ कैसे हैं, इवन हैं यानी सम संख्याएं हैं, और ये सब क्या है भाई, इंटीजर भी हैं। समझ में आया, यानी ये सब क्या है, पूर्णांक भी हैं। तो ये क्या आ जाएंगे आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाएंगे। आपको इन्हें किस फॉर्म में दिखाना है, 2q की फॉर्म में दिखाना है। तो अभी आपको बताया था एक रूल, आपने क्या बताया था भाई, आपको एक रूल बताया था, क्यूलाइड्स थ्योरम को कैसे लगाएंगे आप, डिवीजन रूप में भी लगा सकते हैं, यानी आपका भाज्य इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या ले लें, 2 को ले लें। 2 क्या है आपका, सपोज भाज्य है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 × 1 क्या लिखेंगे भाई, 2q के फॉर्म में आना है ना, तो 2 तो सब जगह आना ही है, तो 2 ले लेंगे इसे। 2 × भागफल क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। कैसे, इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, ये 2 से 2 गया, रिमाइंडर आपका 0। समझ में आया। तो ये 2 क्या आ गया आपका भाज्य यानी डिवाइडेंट, ये 2 कौन सा है आपका डिवाइजर यानी भाजक, और ये 1 क्या है आपका क्वोशिएंट यानी 1, आपका क्वोशिएंट यानी भागफल क्या है 1।
और रिमाइंडर कितना है आपका 0, तो प्लस क्या लिख लेंगे आप 0। तो ये क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में लिखा गया इजीली। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे भागफल क्या है आपका, सॉरी शेषफल क्या है यहाँ पे आपका, शेषफल यहाँ पे आपका 0 के इक्वल है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। जैसे ये 0 के इक्वल आया वैसे ये क्या हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया। समझ में आया भाई सबको, वैसे ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। 2 के लिए कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करें, नेक्स्ट आप क्या करें, आप चेक कर लें 4 के लिए। 4 में आप कैसे लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 4 भाज्य यानी डिवाइडेंट आ जाएगा। 2 क्या लिख लेंगे, अभी आपको क्या लगाना है, 4 के लिए लेना है। 4 आपका क्या है इस वक्त, डिवाइडेंट है। 2 से डिवाइड लगाना है तो कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4 टाइम जाएगा। रिमाइंडर अगेन 0, तो आपका डिवाइडेंट कितना आ जाएगा भाई, डिवाइडेंट आपका 4 आ जाएगा, यानी आपका भाज्य 4, भाजक आपका 2, और ये जो आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट यानी भागफल कितना है आपका 2, प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास 0। अगेन यहाँ पे भी शेषफल क्या आया आपका 0 आया। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूलाइट्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोसेस। समझ में आया। अभी आप किसके लिए चेक करें, 6 के लिए चेक करें। अगेन आप किसके लिए चेक करेंगे, 6 के लिए। 6 क्या हो जाएगा भाई आपका, डिवाइडेंट हो जाएगा। किससे डिवाइड, आपका डिवाइजर क्या है 2 है। कितने टाइम लगाएंगे आप, 3 टाइम लगाएंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर अगेन 0। तो आपका डिवाइडेंट कितना है 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू आपका जो भाज्य है कितना है आपका भाज्य, जो आपका भाजक है वो कितना है 2 है, और आपका जो भागफल है, भागफल कितना आया आपका 3 आया, प्लस रिमाइंडर कितना है यानी शेषफल कितना है आपका 0। तो अगेन यहाँ पे भी शेषफल क्या आ गया आपका 0 आ गया भाई। शेषफल अगेन यहाँ पे भी क्या आ गया 0 आ गया। ये प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ 6 के लिए। इसी तरह आप क्या करें, क्या चेक करेंगे, 8 के लिए चेक करेंगे। अगेन आप लगाएंगे 8 के लिए, ये 8 है भाई, ठीक है। 2 से लगाना है तो 2 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 2 4 जा 8, रिमाइंडर अगेन 0। तो आपका जो आपका डिवाइडेंट है वो कितना है आपका 8 है। डिवाइजर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, आपका डिवाइजर 2 है, इंटू क्वोशिएंट कितना है आपका 4, प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 0। अगेन रिमाइंडर यानी शेषफल की वैल्यू कितनी है, अगेन आपकी 0 है। समझ में आया भाई। तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स के लिए आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो भाई, इसे चेक कर सकते हो, ठीक है भाई। और जितने नंबर के लिए आप चाहें इसे क्या कर सकते हैं भाई, चेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो एक प्रोसेस देखा है आपने सबने, क्या है, जो आपका डिवाइडेंट है ये तो बदल, जो आपका डिवाइडेंट है वो तो ये है, ये बदल रहा है, लेकिन जो आपका डिवाइजर है वो कितना है 2 है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो ना 2 इंटू क्यू या 2 इंटू क्यू प्लस 0। 2q को क्या लिख सकते हो आप, अरे भाई सभी 2q के फॉर्म में आ गए ना। अगर आपका डिवाइडेंट क्या हो, अगर आपका डिवाइडेंट यानी आपका जो भाजक है वो क्या हो 2q हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू क्यू प्लस 0। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 2q के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, अरे समझ में आया कि नहीं आया आप, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या लिख लिया आपने 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू प्लस 0 यानी 2q। तो यानी ये सारे नंबर आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां q की वैल्यू क्या है, जहां पे q की वैल्यू क्या है भाई, q की वैल्यू क्या है, यहाँ पे q की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपकी q की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसके आगे के लिए 5 6 7 8 9 10। तो इसने बताया था ना q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये सब के सब क्या आ रहे हैं, पूर्णांक निकल के आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप क्या बता देंगे कि इसको जो है भैया तो आपके जितने भी क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं उन्हें आप कैसे लिख सकते हैं, 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई, सभी को समझ में आया होगा भाई बढ़िया से, ठीक है। नोट करो इसे, हो गया, चलो रब कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देख लेते हैं अभी इसका, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा था, सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा था, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या भाई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर,
जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, यानी आपके सभी विषम पूर्णांक संख्या है। क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है भाई, धनात्मक होने चाहिए, विषम होनी चाहिए, और क्या होने चाहिए? पूर्णांक यानी इंटीजर होने चाहिए। तो आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या आ जाएगा आपके पास? सबसे पहला क्या आ जाएगा भाई आपके पास? सबसे पहला पॉजिटिव ऑड इंटीजर कितना आ जाएगा भाई? 1, 3, 5, 7 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? अप टू एंड सो ऑन। ठीक है भाई, इसे भी आप क्या करेंगे? सिमिलरली ऐसे ही चेक करते जाएंगे। ठीक है भाई, क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू लामास, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्यूलाइट्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्यूलाइट्स डिवीजन थ्योरम क्या आया था भाई? भाज्य या आपका डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? भाजक यानी कि डिवाइजर इनटू भागफल यानी कि कोशेंट प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है भाई, ये आना चाहिए। और ये सब करके आपको क्या लिखने हैं? सारे ओड, सब के सब क्या? पॉजिटिव ओड इंटीजर को किस फॉर्म में लिखना है आपको? 2q प्लस 0 की फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है भाई आपको? 2q प्लस 0 की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे आप? चलो सबसे पहले आप 3 को चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करते हैं भाई? 3 को चेक करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले 3 को चेक कर लेंगे आप भाई। तो 3 क्या हो जाएगा आपका? 3 चेक कर लिया भाई आपने। सबसे पहले 3 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका भाज्य है। 2 से डिवाइड लगाएंगे भाई इसको। 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या आ रहा होगा? 2 1 जा 2, सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे आपका? 1 बचेगा। तो आप क्या लिख लेंगे? 3 को आपका भाजक 2 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर भी 1। इसी तरह आप क्या चेक करेंगे? यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है भाई, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका? 1 बच रहा है। समझ में आया? ठीक है, रिमाइंडर 1 आया। अगेन आप किसको चेक करें? अगेन आप 5 को चेक करेंगे। 5 भी आप कैसे करेंगे? ऐसे ही चेक कर लें। 5 रखेंगे यहाँ, 2 से डिवाइड लगाएंगे, क्या आ जाएगा? अरे 1 तो रह गया ना, इससे पहले 1 रह गया भाई, 1 छूट गया। चलो पहले 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है भाई, इससे पहले क्या छूट गया था आपका? 1 छूट गया था। तो 1 के लिए चेक करते हैं पहले। ठीक है भाई, इस बार आपका डिवाइज़र क्या है भाई? आपका जो डिवाइज़र है वो क्या है? 1 है। इसे किससे लगाना है? 2 से लगाना है। किससे लगाना है भाई इसको? 2 से लगाना है। तो 2 को कितने टाइम चलाएंगे? 0 टाइम चलाएंगे। 2 0 0, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझ में आया भाई? तो आपका डिवाइज़र कितना था? 2। भाजक की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू क्वोशिएंट की जगह आप क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? 2 0 0 प्लस 1 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे? 3 के लिए देखेंगे। 3 के लिए आप क्या लगाएंगे? सेम प्रोसेस 3 के लिए लगाएंगे। 3 आपका क्या बन जाएगा भाई? आपका भाज्य। ठीक है, भाजक क्या होगा आपका? 2 लगाएंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो 3 को क्या लिख सकते हैं आप? क्या आ जाएगा आपका? भाज्य बराबर भाजक। भाजक है आपका 2 इंटू कोशेष भागफल आपका 1 प्लस रिमाइंडर भी आपका 1। इसी तरह आप क्या करेंगे? 5 को करेंगे। 5 को भी ऐसे ही लिख लेंगे भाई आप। 5 को लगाएंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर अगेन 1 बचेगा। तो आपका भाज्य कितना है? आपका भाज्य है 5, भाजक कितना आ जाएगा आपका? 2, और आपका जो भागफल है वो भी 2 है, और प्लस रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरह आप किसे चेक करने वाले होंगे? 7 को चेक करने वाले होंगे। 7 देखें भाई, यहाँ पे 7 2 से लगाएंगे, 3 टाइम 6 जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया? तो ये 2 इंटू 3 प्लस 1। इसी तरह 9 को लगाएंगे आप, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस 1। इसी तरह आप क्या है, और जितने चाहे उतने सब कुछ चेक कर सकते हैं। देख रहे हो,
ये सब क्या है आपका क्वोशिएंट है क्यूलाइट्स थ्योरम से। ये क्या लिखा हुआ है 2, आप इसे कैसे लिख सकते हो सभी नंबर्स को जितने भी ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, देख रहे हो ये सब क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये सब क्या चल रहे हैं आपके इस साइड में पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो 2, और ये क्या है 1 0 1 2 3 4, ये क्या आ गया आपका ये q आ गया 2q प्लस 1, क्या आ गया भाई 2q प्लस 1, जहां q क्या है आपका, जहां q क्या है आपका पूर्णांक है, अरे पूर्णांक ही है ना q, जहां q क्या होना चाहिए आपका, जहां q एक पूर्णांक है, तो ये क्या आ गया q1 आपका पूर्णांक आ गया। समझ आया भाई सबको, हो जाएगा ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करो इसे भी। हाँ जी, तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 सभी को। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है भाई, क्या बताना है हिंदी मीडियम, क्या बताना है भाई, सभी धनात्मक विषम संख्याओं को 4q प्लस 1 अथवा 4q प्लस 3 के रूप में दिखाओ, जहां q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आया भाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या बताना है भाई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या बताना है भाई, धनात्मक विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई, धनात्मक विषम संख्याएं या पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स या धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या कौन सी होती है भाई, पॉजिटिव ऑड इंटीजर या धनात्मक विषम संख्याएं, बताएगा कोई। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डैश 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 अप टू, ये सभी क्या होंगे भाई, धनात्मक है, कोई भी इनमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है, सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। उसके अलावा सबके सब कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, किसी को भी 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ में आया। और ये सबके सब क्या हैं, पूर्णांक भी हैं। समझ में आया भाई, ये सबके सब क्या हैं, पूर्णांक भी हैं। संख्याओं की जगह आप क्या लिखें, इन्हें पूर्णांक लिखें। तो ये सब के सब क्या हैं भाई, पूर्णांक भी हैं। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, तो आपको कैसे किस फॉर्म में बताना है इनको, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, वही क्यूलाइट्स थ्योरम वाला तरीका। ठीक है, क्या है भाई, क्यूलाइट्स थ्योरम जो थी आपको क्या बताया था, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, या डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है भाई, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आया भाई सभी को। तो क्या है आपका जो डिवाइडेंड है आपका वो कितना है, 1 है। अभी डिवाइडेंड 1 है तो आपको किस फॉर्म में लिखना है, 4q प्लस 1 के फॉर्म में। तो आप जो है अपना डिवाइजर किसे बना लेंगे, 4 को बना लेंगे। 4 को 0 टाइम चलाएंगे, 4 0 0, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से आप किसे करेंगे, 3 को करेंगे। अगला नंबर 3 है आपका, 3 को करेंगे, 4 से लगाना है आपको। ठीक है, 0 टाइम लगाएंगे, 4 0 0, तो ये 0 आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। इसी तरह आप किसको देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 5 को लगाकर देखेंगे। 5 को 4 से लगाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 4 1 जा 4,
या 4 एकम 4, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है भाई। इसी तरह आप अगला नंबर क्या बनेगा आपका 7 को लगाएंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा। ठीक है भाई। सिमिलरली इसी तरह आप किसको लगाएंगे 9 को लगा लेंगे 4 से, तो 9 4 दूनी 8 होते हैं भाई, रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसी तरह आप किसे लगाएंगे 11 को लगाएंगे भाई 4 से, तो क्या मिल जाएगा आपको 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना मिलने वाला है आपको 3 रिमाइंडर मिलने वाला है। इसी तरह आप किसे लगाएंगे 13 को लगाएंगे भाई 4 से, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 मिलेगा आपको। ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे 15 को लगा कर देखेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा कितने होते हैं 12 होते हैं भाई, रिमाइंडर कितना मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। इसी तरह सिमिलरली आप किसे लगाने वाले हैं 17 को, लास्ट किसे लगाने वाले हैं आप 17 को लगाने वाले हैं भाई 4 से, क्या मिलने वाला है आपको 4 टाइम जाएंगे 4 4 जा 16, रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। सिमिलरली आप क्या करेंगे 19 को लगाएंगे 4 से। ठीक है। तो ये 4 टाइम लगाएंगे 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितने मिलने वाला है आपको 3। तो एक पैटर्न देखा होगा आपने, क्या पैटर्न है, जब आप 1 को 4 से लगाते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है, जब आप 3 को 4 से लगाते हो तो रिमाइंडर 3 मिलता है, यानी 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3। यानी कि ये क्या हो रहा है कि अगर सभी पॉजिटिव ऑड नंबर्स को आप जब 4 से डिवाइड लगा रहे होते हैं तो एक पैटर्न फॉलो होता है। वो क्या होता है कि जो आपको रिमाइंडर मिलता है या तो वो 1 मिलता है या रिमाइंडर आपको क्या मिलता है 3 मिलता है। समझ रहे आप। यानी कि आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4q + 3 या 4q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैं पहले इसको लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इस रूल से डिवाइडेंट क्या है यहाँ आपका 1 है = 4 × 0 + 1 रिमाइंडर। ठीक है। इसी तरह आपने किसने लगाना 3 को लगाएंगे आप, तो ये 4 × 0 + 3 रिमाइंडर। ठीक है। एक बार 0 पे रिमाइंडर 1, एक बार 0 पे रिमाइंडर 3। इसी तरह आप क्या करेंगे सिमिलरली आप किसे चेक करेंगे 5 को चेक कर लेंगे, तो क्या करेंगे आप 4 × 1 + 1 रिमाइंडर। इसी तरह जब आप 7 को चेक करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 × 1 + 3 रिमाइंडर, यानी 1 1 पे। ठीक है। एक बार 1 पे क्या मिलेगा आपको आपको एक बार जब नंबर 5 होगा आप 4 से डिवाइड लगाएंगे तो एक बार रिमाइंडर कितना आएगा 1। 7 को जब आप 4 से लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा वो भी 3 आएगा। ठीक है भाई। इसी तरह आप क्या करेंगे 7 के बाद आएगा आपका 7 के बाद आ जाता है आपका 9। 4 × 2 + 1। इसी तरह 11 में करेंगे आप 4 × 2 + 3। यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप क्या कर रहे हैं इस साइड में क्या लिखते जा रहे हैं आप सभी के सभी क्या लिखते जा रहे हैं भाई पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिखते जा रहे हैं। ये सब के सब क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसने क्या कहा है कि क्या सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो जी बिल्कुल। जब आप इससे देख रहे होंगे तो आप क्या लिख रहे होंगे सभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 4q + 1 के फॉर्म में लिख रहे होंगे, जहाँ q की वैल्यू क्या है एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है पूर्णांक है। इसी तरह जब आप इसको देख रहे होंगे तो आप क्या लिख रहे होंगे 4q + 3, यहाँ पे भी q क्या है पूर्णांक ही है भाई। ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को दिखा सकते हो। ठीक है। ये प्रोसेस है, ये आपको खोल के बताया, ये प्रोसेस है आपका, नोट करो। सो बच्चों ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई। क्या लिखा हुआ है, एक जो है मिठाई वाला है अ स्वीट सेलर। ठीक है। मिठाई बेचने वाला है, उसके पास क्या है 120 काजू बर्फी हैं तथा 130 कितनी है एंड 130 कितनी है बादाम बर्फियां हैं। ठीक है। शी वांट टू स्टक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे।
यानी उसको क्या करना है, काजू और बादाम बर्फियों को इस तरह से लगाना है कि दोनों रो और कॉलम जो हैं वो इक्वल रहे और एरिया भी कम से कम कवर करें। ठीक है, ट्रे का एरिया भी जो है वो कितना लेना है, कम से कम लेना है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पज। समझ में आया भाई? तो इस पर्पज के अकॉर्डिंग जब वो इन चीज़ों को लगा रहा होगा, बादाम बर्फी और काजू बर्फी को लगाएगा, तो वो किस प्रकार से लगा पाएगा। ठीक है, तो आपको वो रोज बताने हैं। आपको क्या बताना है, कुल मिला के आपको क्या बताना है, इसमें आपसे पूछ रहा है वो HCF। समझ में आया भाई? वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे आपसे, HCF पूछने की कोशिश कर रहा है। और HCF निकालने का पैटर्न अपने पास ये है। ठीक है, क्या होता है भाई, डिवाइडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य इज इक्वल्स टू भागफल प्लस शेषफल इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है भाई, करें। अभी देखो, बड़ा नंबर है इसमें 130 और छोटा नंबर है इसमें 120। तो आप क्या करेंगे, जो 130 है, जो बड़ा नंबर है, उसे ले लेंगे आपका डिवाइडेंट। तो 130 आपका डिवाइडेंट आ गया, इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना आ जाएगा आपका 120 इंटू क्वोशिएंट यानी भागफल क्या ले लेंगे आप, कितने टाइम चलेगा ये, 1 टाइम चलेगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 120 ही कम 120, 130 में से 120 जाएगा, रिमाइंडर 10 बचेगा। अब चूंकि शेषफल कितना है, शेषफल या रिमाइंडर कितना बच रहा भाई, रिमाइंडर अभी भी 10 है, 0 नहीं है। तो अगेन इस प्रोसेस को दोहराएंगे अकॉर्डिंग टू क्यूलाइट्स थ्योरम। ठीक है, क्यूलाइट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप, इसे अगेन इस प्रोसेस को दोहराएंगे। तो जो आपका क्या था, डिवाइजर था, वही आपका क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड हो जाएगा। स्टेप सेकंड में आपका ये क्या बन जाएगा भाई, डिवाइडेंट बन जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये है, आपका जो रिमाइंडर है, वो आपका क्या बन जाएगा भाई, डिवाइजर बन जाएगा। इनटू ये कितना है 10 और ये कितना है 12 120 और ये कितना है 10 है। तो अगर इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 धाम 120 और ये भी 120, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0 बच जाएगा। समझ में आया भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0 और रिमाइंडर बच जाएगा। ये क्या करें आप, इसे थोड़े कम पाढ़े से लगा लें। ठीक है, थोड़े से और कम टेबल से अगर आप इसे लगाएं या ऐसे ही लगाएं, चलिए 12 से। ठीक है भाई, आप क्या लगाएं, इसे 12 से ही लगाएं, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 0 आएगा। आपका शेषफल क्या आ गया यहाँ पे, आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0 आ गया। यानी कि 2 स्टेप्स में ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा था, ये HCF पूछ रहा था। यानी कि ईच रो में अगर ये एक ट्रे है, तो इस ट्रे में अगर यहाँ क्या रखे हैं, काजू बर्फियाँ हैं, यहाँ पे सब क्या लग रही हैं, काजू बर्फियाँ लग रही हैं। सपोज ये इसका हाफ पार्ट है, तो ये हाफ पार्ट में क्या आ गई, काजू बर्फी, और ये हाफ पार्ट में क्या आ जाएंगे, यहाँ इसके बादाम बर्फी आ जाएंगी। ठीक है भाई, ये हाफ पार्ट में क्या आ जाएंगी, इसकी बादाम बर्फी आ जाएंगी। और ऐसे लगानी है या आपको काजू और बादाम बर्फियाँ कि ट्रे का कोई भी एरिया जो है वो खाली ना छूटे। ठीक है, तो इस तरीके से मिनिमम कम से कम कितनी लाइंस लगाए जा सकते हैं या कितने रोज लगाए जा सकते हैं, ये आपको नंबर्स बताना था उसका। यानी आपको HCF बताना था। HCF क्या बताया था आपका, जो भी आपका लास्ट में जब रिमाइंडर क्या बच जाए, 0 बच जाए, उसमें जो भी आपका क्या होगा, डिवाइजर होगा, वही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। समझ में आया भाई? इसी प्रकार से होंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सब। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।